नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि नेपाल में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है और नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह बने हैं। बहुत ही युवा और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। सिंगर रहे बालेन शाह किस तरह से नेपाल की राजनीति में भूचाल ला दिए हैं, एक जीता जागता उदाहरण आपको बता रहे हैं कि नेपाल में जितने भी पीएम हुए अभी तक, उनमें से 7 पीएम और 3 राष्ट्रपति जांच के घेरे में हैं। जो प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहते हुए करप्शन किए हैं, सभी का जांच होगा। यहाँ तक कि नेपाल के राजा का भी संपत्ति का जांच होगा। इनका नाम बालेन शाह है और ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। आपको पता होगा कि जब से बने हैं, तब से क्विक डिसीजन और नेपाल फर्स्ट का मिशन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। नेपाल में जो भी नेता करप्शन किए होंगे, उनकी तो खैर नहीं है। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने 5 सदस्यीय न्यायिक पैनल बनाया है, जो 2006 से लेकर 2026 तक का सार्वजनिक पदों पर रहे लोगों की संपत्ति की जांच करेगा। जांच के दायरे में 2006 के बाद से सभी 7 प्रधानमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इनमें सुशील कोइराला, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा शामिल हैं। इसके साथ ही 2 अंतरिम सरकारों के प्रमुख खिलराज रग्मी और सुशीला कार्की भी जांच के दायरे में हैं। इसमें पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी आएंगे। इसके अलावा 3 राष्ट्रपति रामवरण यादव, विद्या देवी भंडारी और मौजूदा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी जांच के घेरे में होंगे। यह जांच सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसमें मंत्री, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, 100 से ज्यादा लोगों को और वरिष्ठ नौकरशाहों को भी शामिल किया गया है। यह जांच नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद के पूरे दौर को कवर करेगी। इसका मतलब 2006 के बाद का लगभग पूरा राजनीतिक नेतृत्व अब जांच के दायरे में आ गया है। खास बात यह है कि यह जांच शाह सरकार के अपने राजनीतिक दायरे तक भी जा सकती है। कोर्ट के मुताबिक मौजूदा स्पीकर डोल प्रसाद आर्यल, मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ और शिशिर खनाल और अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख रवि लामिछाने भी जांच के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि वे पहले भी सार्वजनिक पदों पर रह चुके हैं। खास बात यह है कि यह जांच उन नेताओं तक भी पहुंचेगी जो अब जीवित नहीं है। ऐसे में उनके परिवार और राजनीतिक वारिसों की संपत्ति भी जांची जा सकती है। इसमें गिरजा प्रसाद कोइराला और सुशील कोइराला जैसे नेताओं के परिवार शामिल हो सकते हैं। 2006 के जन आंदोलन के बाद देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई। इसके बाद से लगातार भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के आरोप सामने आते रहे हैं। इनकी जांच अक्सर सीमित दायरे में होती थी या राजनीतिक विरोधियों तक ही सीमित रहती थी, लेकिन इस बार सत्ता विपक्ष, पूर्व राजा और मौजूदा सिस्टम सब एक साथ शामिल है। नेपाल में लगातार गठबंधन सरकारें रही हैं। किसी के पास इतना मजबूत जनादेश नहीं था कि बड़े स्तर पर जांच शुरू की जा सके। इस बार बालेन शाह के पास प्रचंड बहुमत है और इस 5 सदस्यीय आयोग, अब समझिए कि ये जो जांच है वो 5 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज राजेंद्र कुमार भंडारी कर रहे हैं। यह पैनल 5 मार्च के चुनाव के कुछ हफ्तों बाद बनाया गया है, जिसमें शाह की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। यह जीत पिछले साल हुए युवाओं के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद मिली थी। सरकार का कहना है कि जांच पूरी तरह सबूतों और कानून के आधार पर निष्पक्ष तरीके से होगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से नेपाल की राजनीति में हलचल बढ़ेगी और आने वाले समय में बड़े खुलासे हो सकते हैं। बालेन शाह ने सत्ता में आने से पहले जनता से यह वादा किया था कि जनता भ्रष्टाचार मिटाए नेपाल के से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, दोषी अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 27 मार्च को कैबिनेट ने 15 दिनों के अंदर ऐसा तंत्र बनाने का फैसला किया है, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। नेपाल में आयोग किसे जांच करेगा, उसको समझिए। संपत्ति का डेटा जुटाया जाएगा। पहले दिए गए एसेट डिक्लेरेशन को आधार बनाया जाएगा। चुनाव आयोग और टैक्स विभाग से डेटा लिया जाएगा।
जमीन कंपनियों में हिस्सेदारी, विदेशी संपत्ति की जानकारी जुटाई जाएगी। रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी संपत्ति भी जांच के घेरे में होगा। क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, घोषित आय के मुकाबले बड़ी संपत्ति की तुलना होगी, ज्यादा संपत्ति हुई तो अवैध माना जाएगा। समन और पूछताछ की शक्ति रहेगी, पैनल को कोर्ट जैसी शक्तियां दी जा सकती है, किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर बुलाया जा सकता है, दस्तावेज पेश करने, जवाब देने और गवाही देने के लिए बाध्य होगा। अब नेपाल के बड़े भ्रष्टाचार के मामले पहले भी आते रहे हैं, जिसमें भूटानी शरणार्थी घोटाला 2023 में हुआ था। इस मामले में आरोप है कि कुछ नेताओं, अधिकारियों और बिचौलियों ने मिलकर एक रैकेट चलाया। इस रैकेट के तहत नेपाल के आम नागरिकों को फर्जी तरीके से भूटानी शरणार्थी दिखाया जाता था, ताकि उन्हें अमेरिका जैसे देशों में बसाया जा सके। इसमें लोगों से 50 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। इस मामले में पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खान तक नाम आया था। और इस तरह से ललिता निवास भूमि घोटाला हुआ 2021 में। काठमांडू के बालूवाटार क्षेत्र में सरकारी और राजकीय जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए निजी लोगों के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और बाबूराम भट्टराई सहित कई नेताओं और नौकरशाहों पर आरोप लगे। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट डील घोटाला 2018 में हुआ। नेपाल एयरलाइंस एयर द्वारा एयरबस विमान खरीद में करीब अरबों रुपए की अनियमितता का आरोप लगा। इसमें तत्कालीन पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों और एयरलाइंस प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठे। भूकंप राहत घोटाला 2015 में हुआ। 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और पुनर्वास के लिए आए फंड और सामग्री के वितरण में गड़बड़ी के आरोप लगे। स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक नेटवर्क पर मदद के दुरुपयोग का आरोप सामने आया। सुदूर दूर संचार टेलीकॉम लाइसेंस घोटाला 2009 में हुआ। टेलीकॉम लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी और घूसखोरी के आरोप लगे। इसमें उच्च स्तर के सरकारी अधिकारियों और निजी कंपनियों की मिलीभगत की बात सामने आई। इस तरह से नेपाल में भ्रष्टाचार के मामले बहुत सारे उजागर हुए और पिछले साल ही नेपाल के युवाओं ने रोड पर आकर के विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध का परिणाम ये हुआ कि युवा नेता को नेतृत्व दिया गया नेपाल का। बालेन शाह युवा है और उस दौर में जब पिछले साल करप्शन का मामला आया और पूरे पूरे नेपाल के लोग रोड पर आए, तो उस समय बालेन शाह उसको लीड कर रहे थे और आखिरकार रिजल्ट ये हुआ कि नेपाल की जनता ने बालेन शाह पर विश्वास किया और उनको सत्ता सौंप दी। बालेन शाह जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से नेपाल के नेताओं का नींद उड़ा हुआ है, क्योंकि हर देश में ऐसे गद्दार, ऐसे लोग हैं जो सत्ता का सुख भोगने के लिए, सत्ता का मलाई खाने के लिए और अपने परिवार को तक मतलब कि क्या स्वर्ग दिया जाए उसके लिए लूट मचा देते हैं, गरीबों का पैसा अपने परिवार में लगा देते हैं। इन नेताओं का हश्र ऐसा ही होना चाहिए। धन्यवाद।